हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का ऑडिट की एक लाइव क्लास के अंदर। क्या हमने चैप्टर नंबर 2 पूरा रैप अप कर दिया है? आंसर इज यस। चैप्टर 2 में 2 टॉपिक्स थे, एक था बच्चों एसए 300 और एक था ऑडिट प्रोग्राम। एसए 300 कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, ऑडिट प्रोग्राम रट्टा मारो बीकॉम टॉपिक। ओके, ऑल्दो उसमें भी हमने काफी बातें समझने की कोशिश करी है। एसए 300 की आप लोगों की जो मन की आवाज है वो ये है कि मास्टर एक रिवीजन वीडियो बना दे जिसमें एसए 300 भी हो जाए और ऑडिट प्रोग्राम भी हो जाए। तो बेटा मास्टर तक तुम्हारी आवाज पहुंच गई है, उसकी रिवीजन हम आज कर लेंगे। लेकिन मैंने आपको एक चीज प्रॉमिस कर रखी थी, अगर आपको याद हो। वो चीज क्या थी बच्चों? वो चीज ये थी कि याद करो, हम जब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पढ़ रहे थे तो हमने उसमें एक बात पढ़ी थी। हमने उसमें क्या बात पढ़ी थी कि भाई साहब ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते समय आपको कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए। पहली बात, आपको फैक्टर्स के नाम याद है? CSROETE, PEAOE एंड NET ऑफ रिसोर्सेज। CSROETE, कम ऑन, याद है? PEAOE, NET ऑफ रिसोर्सेज। मैं सबकी फुल फॉर्म भी बोलूंगा एक बार। कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप पहला, उसके बाद था RO रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तीसरा था बच्चों हमारे पास क्या? तीसरा था हमारे पास आपका एंगेजमेंट टीम एफर्ट। चौथा था प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी का आउटकम और अदर एंगेजमेंट की आपकी जो नॉलेज है वो। और आखिरी था NET ऑफ रिसोर्सेज। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ICAI ना रौद्र रूप ले लेता है और बोलेगा ये एक्सप्लेन कर दो। इसमें से एक पॉइंट उठाएगा और बोलेगा एक्सप्लेन कर दो। तो आज हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे और उसके बाद बच्चों रिवीजन करेंगे। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, यस और नो? भाई जो भी चैप्टर तैयार होगा ऐसा तैयार होना चाहिए कि कल पेपर हो जाए तो हम उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाए। डन? आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ प्यारी प्यारी बातें आपको बतानी है। और वो प्यारी प्यारी बातें बच्चों क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सुनिए मेरी बात को। आपको अब धीरे धीरे क्या क्या चीजें मिलनी शुरू होंगी। आपके पास बच्चों बुक्स तो जो है वो पहुंच रही है, काफी बच्चों ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया चैट में, धन्यवाद। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन बैंक आना शुरू होगा। क्वेश्चन बैंक भी आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा। मैंने 2 चैप्टर की PDF आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है? मैं पहले ही क्लैरिफाई कर दूं, इससे पहले आप लोग चिल्लाएं। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग एक आपके साथ MCQs इन ऐप शेयर करने वाले हैं। और MCQs के साथ साथ बच्चों एक चीज और हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इवन जो करेक्ट इनकरेक्ट का भी हमारे पास डेटाबेस है, वो करेक्ट इनकरेक्ट का भी पूरा का पूरा डेटाबेस हम आपके साथ इन ऐप जो है वो शेयर कर देंगे। फिर आपके साथ इन ऐप में हम लोग केस स्टडीज भी शेयर करेंगे, जो केस स्टडीज आपको करनी है अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर। ओके, तो बुक्स हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, MCQ इन ऐप, करेक्ट इनकरेक्ट इन ऐप, केस स्टडीज इन ऐप। और साथ साथ में बच्चों स्टार लगा के बोल देता हूं, वी आर वर्किंग ऑन ऑडिट शॉर्ट नोट्स ऑल्सो। छोटा आशीर्वाद, ठीक है बेटा? तो उसके ऊपर भी जो है वो काम चल रहा है। और ये मैंने इसलिए लगाया है स्टार, जो हमने आपको चार्ट्स देने के लिए प्रॉमिस किया था, चार्ट्स के बदले हम उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करके आपके पास एक 60-70 पेज का 80 पेज का एक बुकलेट भिजवाने की कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग पूरा ऑडिट अच्छे से कवर कर जाएंगे। डन? डन? आ जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ, तो अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने आज के शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बना रखे हैं, जरा ध्यान से मेरे साथ जुड़िएगा। सबसे पहले हमारे पास बच्चों आता था CS। फुल फॉर्म सबको याद है? जल्दी बोल दो। CS क्या होता था? कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप। तो आपको ये तो पता है कि कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप ऑफ एंगेजमेंट हमें डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है हमारी स्ट्रैटेजी पे, ये तो सबको पता है ना। लेकिन अब कैरेक्टरिस्टिक और स्कोप के एग्जाम्पल जब ICAI मांगेगा तो आपको क्या लिखना है? बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इधर देखिए, सबसे पहली चीज बच्चों AFRF, पहला एग्जांपल है कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप का। AFRF एक एंटिटी का एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसा है, क्या इसका इंपैक्ट मेरे स्कोप पे, स्कोप का वर्ड जैसे मैं बोलता हूं क्या आता है माइंड में? कवरेज पे इंपैक्ट डाल सकता है कि नहीं? आंसर इज यस, राइट? तो कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप का पहला एग्जांपल है जी AFRF। दूसरा एग्जांपल है जी बिजनेस सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट बच्चों क्या होता है? इधर देखिए, आप किस तरह के बिजनेस में हो, क्या इसका इंपैक्ट मेरे स्कोप पे आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपके बिजनेस सेगमेंट के हिसाब से आपके ऊपर एप्लीकेबल लॉ और रेगुलेशन डिफर कर सकते हैं। क्या कम ऑन, यस और नो? यस। तीसरा बच्चों क्या आता है? इंडस्ट्री। क्या आपकी इंडस्ट्री का इंपैक्ट भी, क्या आपकी इंडस्ट्री का इंपैक्ट भी मेरे स्कोप और कवरेज पे आएगा क्या? आंसर इज यस। और चौथा क्या है? यूज ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड इन प्रीवियस ऑडिट। मैं यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूं, प्रीवियस ऑडिट। ये बच्चों को चारों वर्ड याद, चारों चीजें याद रखनी है और बहुत सिंपल है। कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप सबको याद है, उसके अंदर का मटेरियल तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एंटिटी का क्या देखते हैं? AFRF। फिर हम क्या देखते हैं? उसका बिजनेस। फिर हम क्या देखते हैं? उसकी इंडस्ट्री। फिर पुराने वाले एविडेंस। ऐसे याद करेंगे। सबसे पहले मैं एंटिटी का क्या देखते हैं? AFRF।
फिर देखते हैं उसका बिजनेस, फिर देखते हैं उसकी इंडस्ट्री, और फिर देखते हैं बच्चों उसका एविडेंस जो हमने प्रीवियस ऑडिट में लिया था। मैंने प्रीवियस ऑडिट वाले का एग्जांपल भी लिया था। इधर देखो, अगर आपको प्रीवियस ऑडिट में इन्वेंट्री मैनेजमेंट को लेके कुछ इश्यूज नजर आए थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या उसका भी इंपैक्ट आपके स्कोप पे आएगा? आंसर इज यस। अब इस बार आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट को और डिटेल में कवर करना चाहेंगे। इज दैट क्लियर? बोले यस और नो। ओके, तो अब मैं आपको 2 मिनट के लिए अपनी बुक भी दिखाता हूं, आईसीआई की बुक भी दिखाता हूं, क्योंकि मैं आपको हमेशा बच्चों ये चीजें दिखाता हुआ चलूंगा, मुझे उससे थोड़ा सा क्या मिल जाता है, कॉन्फिडेंस जो है वो मिल जाता है। आइए जरा मेरे साथ, ये लीजिए, अपनी बुक ओपन कर लेता हूं जल्दी से, और आपके जो भी डाउट्स हैं मैं क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो। एक बार अपनी बुक में चलते हैं। आज गला थोड़ा सा खराब है तो प्लीज थोड़ा सा साथ दे दीजिएगा। लीजिए बच्चों, हमारी बुक आपके पास जो कम से कम नहीं तो मुझे लगता है कि 60-70% बच्चों के पास पहुंच चुकी है, औरों के पास भी पहुंच रही है। उसमें देखिए ये एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने दे रखे हैं। तो आपको सीएस तो पता था, आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक एंड डिफाइन इट्स स्कोप। अब उसके अंदर का मटेरियल बच्चों, उसके अंदर का मटेरियल मैंने और जूम इन कर दिया, तो आपको क्या क्या चीजें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक और स्कोप में जो है कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या क्या क्या चीजें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक और स्कोप में हेल्प करेंगे और अल्टीमेटली ऑडिट स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने में हेल्प करेंगी। नंबर 1, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। नंबर 2, नेचर ऑफ बिजनेस। नंबर 3, इंडस्ट्री। नंबर 4, आपके पास जो प्रीवियस ऑडिट का ऑडिट एविडेंस है, प्रीवियस ऑडिट में इकट्ठा किया हुआ ऑडिट एविडेंस है। इज दैट क्लियर? कम ऑन, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कम ऑन। अच्छा, बोलोगे कैसे? तुम्हारी चोंच तो मैंने बंद कर रखी है, अभी खोलता हूँ, रुक जाओ। हाँ ठीक है, क्लियर है मामला? बोल दो। चलो, बहुत ही बढ़िया बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कवर हो चुका है। आइए अब चलते हैं हम लोग अपने सेकंड पार्ट पे, और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है बच्चों, प्लीज जरा साथ दीजिएगा। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या था? आरओ। आरओ बोले तो क्या? कम ऑन, आरओ बोले तो क्या? कम ऑन एवरीवन, जल्दी बोलो। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। हाँ जी, आरओ बोले तो क्या? कम ऑन टेल मी। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। मैं फिर से बच्चों एक बार रिपीट करना चाहूंगा, और वो क्या है? हमने फैक्टर्स हैविंग इंपैक्ट ऑन ऑडिट स्ट्रेटेजी पढ़ लिए थे। अगर कोई हमसे पूछ ले फैक्टर्स हैविंग इंपैक्ट ऑन ऑडिट स्ट्रेटेजी, हम एक एक लाइन लिख के आ सकते हैं। कम ऑन, यस और नो, बोल दीजिए। CSROETE, PEAOE एंड NET ऑफ रिसोर्सेज। ICI हमसे ये उम्मीद कर रहा है कि हमें इनके अंदर के भी जो एग्जांपल्स हैं वो याद हो, तो हम बच्चों उसी के लिए ये एक्स्ट्रा 30-40 मिनट लगाने वाले हैं, जिसमें हमने पहला यानी कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप के एग्जांपल्स याद भी कर लिए। कैरेक्टरिस्टिक और स्कोप ऑडिट स्ट्रेटेजी पे इंपैक्ट डालता है। अभी बताओ कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑडिट स्ट्रेटेजी पे इंपैक्ट डालती हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स के एग्जांपल दो, या ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऑडिट के स्कोप पे इंपैक्ट डालती हैं। क्या आप याद रख पाएंगे? अब नंबर 1 AFRF, नंबर 2 बिजनेस सेगमेंट, नंबर 3 इंडस्ट्री, नंबर 4 आपका प्रीवियस ऑडिट का ऑडिट एविडेंस। खत्म, बोलिए। तो सबसे पहले हम एक एंटिटी में क्या देखते हैं? AFRF, फिर उसके बिजनेस की नॉलेज, फिर उसके इंडस्ट्री की नॉलेज, और फिर फाइनली जाके प्रीवियस ऑडिट के एविडेंस। डन, बहुत बढ़िया। सीलू भाई कह रहे हैं मैंने खुद ही कर लिए थे ये वाले, शाबाश। फिर उसके बाद असर्टेन आरओ, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होता था बच्चों? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। याद है आपको? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, ओके। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हमें पता करने हैं ताकि हम लोग टाइमिंग पता कर पाए, किसकी? ऑडिट प्रोसीजर्स की, और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन पता कर पाए। हाँ जी, ताकि हम लोग क्या कर पाए? टाइमिंग ऑफ ऑडिट असर्टेन कर पाए, और किस तरह का कम्युनिकेशन करना है हम वो असर्टेन कर पाए। अब फिर आपसे पूछ रहे हैं, चलो भाई चलो, एग्जांपल्स दो किस तरह के रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, या आपसे मांग रहे एग्जांपल्स दो किन चीजों का इंपैक्ट जो है वो आपके टाइमिंग पे आ सकता है, किन चीजों का इंपैक्ट जो है आपके टाइमिंग पे आ सकता है, या नेचर ऑफ कम्युनिकेशन पे आ सकता है। हमें पता क्या करना था बच्चों? हमें पता करना था रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। हमारे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ताकि हम लोग अपनी टाइमिंग को प्लान कर सके, अपने कम्युनिकेशन को प्लान कर सके। टाइमिंग को प्लान कर सके, कम्युनिकेशन को प्लान कर सके। अब फिर से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? एग्जाम्पल दो ऐसी चीजों का जिसका टाइमिंग और कम्युनिकेशन पे इंपैक्ट आएगा, अल्टीमेटली मेरे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव पे इंपैक्ट आएगा। ओके, पहली चीज, एंटिटी का टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। हम मैनेजमेंट से क्या पूछेंगे? इधर देखो प्लीज, हम मैनेजमेंट से क्या पूछेंगे? अब देखो, एक बच्चे ने चैट में लिखा है, सर इस पे टाइम वेस्ट मत करो, हम स्टडी मैट से खुद कर लेंगे। हाँ भाई, दिल से तोड़ दे तुमने मेरा भाई। मैं भाई मेरे हिसाब से हाँ, मतलब इसमें तो बिल्कुल बेस्ट है ये तो। मोए मोए, ये मोए मोए मूवमेंट हो गया मेरे साथ।
बट आई विल सजेस्ट बच्चों, आप प्लीज मेरे साथ ये कर लीजिए। मेरा तो ये मानना है, जब स्टडी मैट से कुछ खुद करना होगा मैं होमवर्क दे दूंगा। बेटा ये पेपर में आते हैं, वो होमवर्क दूंगा जो पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है ना? डन। और ये भी मुझे पता है कि जो बच्चे एक आधा शायद पढ़ भी ले, जैसे हमारे प्रधान साहब ने पढ़ लिया, एक आधा और भी पढ़ ले, लेकिन सारे बच्चे नहीं पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आ जाओ बेटा, आ जाओ। टाइम वेस्ट तो ये वाला हो गया इस बात पे, बट एनीवेज देखते हैं जरा फिर से बच्चों। सेकंड पॉइंट क्या था हमारे पास? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव असरटेन करें ताकि हम लोग टाइमिंग और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन प्लान कर पाए, है ना? अब इधर देखिए बच्चों, अब इन चीजों का इंपैक्ट आता है किसके ऊपर? हमारे टाइमिंग के ऊपर। किन चीजों का? नंबर 1 इधर देखो, एंटिटी टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग। अगर मुझे भाई मेरे को मैनेजमेंट से जानना पड़ेगा ना, मैनेजमेंट कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करके दे दोगे, क्योंकि तभी तो मैं ऑडिट करने वाला हूं, राइट? तो इसमें पहली चीज क्या है? हम जाएंगे एंटिटी के पास, टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग आपका क्या है? कम ऑन, टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग आपका क्या है? ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग आपका क्या है। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे मैनेजमेंट के साथ। क्या डिस्कस करने के लिए? अगेन स्कोप एंड टाइमिंग डिस्कस करने के लिए कि हम किस किस टाइम फ्रेम में क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। याद है, मैनेजमेंट से हम कुछ एलिमेंट डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। याद करते चलो बेटा साथ साथ। सबसे पहले हमने क्या किया? एंटिटी का टाइम टेबल हमने जो है वो एंटिटी का टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग मांगा। फिर हमने उनके साथ क्या करी बेटा? कीवर्ड्स ही मार्क कर देता हूं। हमने उनके साथ क्या करी बेटा? मीटिंग करी स्कोप और टाइमिंग डिस्कस करने के लिए। फिर हमने मैनेजमेंट से डिस्कस किया किस टाइप की रिपोर्ट होगी, टाइमिंग क्या होगी रिपोर्ट की। सर टाइप ऑफ रिपोर्ट तो एक ही होगी, मैं आपको इससे कनेक्ट करा देता हूं। याद है, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट हम बताते हैं हम कैसे रिपोर्ट इशू करने वाले। और क्या किसी एंटिटी के केस में हमें आईसी के ऊपर भी रिपोर्ट करनी पड़ सकती है बच्चों? अपनी बेसिक नॉलेज बताओ मुझे। यस, अगर लॉ बोलेगा तो करनी पड़ सकती है। वेरी गुड यश, है ना? तो हम एंटिटी के साथ ये भी डिस्कस कर लेंगे कि हम कब किस तरह की रिपोर्ट्स प्लान कर रहे हैं, किस टाइम तक हम लोग जो है रिपोर्ट प्लान कर रहे हैं। हमने एंटिटी का टाइम टेबल मांगा मेरे साथ, हमने एंटिटी का टाइम टेबल मांगा, उनके साथ मीटिंग करी और उन्हें टाइप एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट बताया, टाइप एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट बताया। डन। फिर हम लोग मैनेजमेंट से रेगुलरली कम्युनिकेट करते रहेंगे ऑडिट का स्टेटस। बेसिकली हम मैनेजमेंट को प्रोग्रेस पे अपडेट देते रहेंगे कि ऑडिट का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। इज दैट क्लियर? बोल दीजिए। शुरू से बच्चों फ्लो में याद करते हो। सबसे पहले क्या किया? अपना टाइम टेबल बता दो, फिर एक मीटिंग कर लो, फिर हम टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट बता देंगे और हम आपको अपडेट्स भी देते रहेंगे प्रोग्रेस पे, राइट? और साथ साथ में ऑडिटर ये भी चीज कंसिडर करेगा कि इंटरनल टीम का कम्युनिकेशन कैसे होगा, इंटरनल टीम कैसे कम्युनिकेट करेगी, हमारी आपस में इंटरनल मीटिंग और रिव्यू की टाइमिंग जो है वो क्या रहेगी, हमारी आपस में मतलब ऑडिट टीम की मीटिंग की और रिव्यू की टाइमिंग जो है वो क्या रहेगी। डन। अक्षत पूछ रहे हैं सर रिपोर्ट का टाइप क्यों डिस्कस करेंगे? बेटा अगेन क्लैरिटी आती रहेगी मैनेजमेंट के दिमाग में कि भाई हम क्या करने आए हैं, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, राइट? फिर से बच्चों रिपोर्ट का टाइप हम ये नहीं कह रहे कि हम डिस्क्लेमर, हम ये मॉडिफाइड ये सब डिस्कस नहीं करेंगे, ये बिल्कुल लास्ट में डिस्कस होता है बेटा ऑडिट में, ये बिल्कुल लास्ट में डिस्कस होता है, ये भी डिस्कस होता है, चिंता मत करो। ऐसे 450 पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको। ओके। जीत पूछ रहा है एंगेजमेंट टीम क्या है? गुड मॉर्निंग जीत। बेटा जो टीम ऑडिट करने गई है उसे एंगेजमेंट टीम बोलते हैं। एक एंगेजमेंट पार्टनर होगा, फिर मैनेजर होगा, फिर आर्टिकल्स होंगे, फिर क्वालिफाइड सीएस होंगे, इन सबको मिला के एंगेजमेंट टीम बोलते हैं। डन। एक बात बच्चों फिर से इस वाले को पूरा रिवाइज करते हैं। याद करो हमारा सेकंड पॉइंट क्या था? असर्टेन आरओ, असर्टेन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। क्यों? ताकि हम लोग अपनी टाइमिंग और कम्युनिकेशन को प्लान कर पाए। अब एग्जांपल्स दो। किस बात के एग्जांपल्स? कि कौन कौन सी चीज है जिससे हमारी टाइमिंग और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन पे इंपैक्ट आ सकता है। नंबर 1 हम एंटिटी से क्या मांगेंगे? टाइम टेबल फॉर रिपोर्टिंग दे दो। दूसरी बात मीटिंग करेंगे, मीटिंग कर ली, मीटिंग के बाद बच्चों मुझे बताएंगे टाइप एंड टाइम जो हम रिपोर्ट इशू करने वाले हैं। चौथी बात अपडेट करते रहेंगे। पांचवी बात हम इंटरनली कैसे मीटिंग करेंगे, कैसे कब रिव्यू करेंगे। दैट्स इट। स्ट्रेस लोगे याद नहीं होगा, फ्लो पकड़ोगे याद हो जाएगा। डन। हेलो सर मैंने आज ही एनरोल किया है, क्या मैं लाइव स्टार्ट कर लूं या बैकअप कुछ लेक्चर देखूं? बेटा पहले बैकअप पहले लेक्चर देखा, आज तो तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे, एक आधी बेहोश होकर गिर जाओगे घर पे इसे देख के। हम बिल्कुल एडवांस लेवल पे जा चुके हैं। हाँ जी प्लीज आ जाओ जी। हो गए 2 पॉइंट्स कवर हो गए हमारे। तीसरे पॉइंट पे चलते बच्चों, याद करते चलो। CSROETE, ETE क्या था? एंगेजमेंट टीम एफर्ट। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कॉन्सेप्ट वाला सवाल बच्चों, कॉन्सेप्ट वाला, रटने वाला सवाल नहीं है।
क्या ऑडिटर को ये बात स्ट्रेटजी बनाते समय कंसिडर कर लेनी चाहिए कि एंगेजमेंट टीम के ज्यादा एफर्ट्स कहां लगने वाले हैं? कम ऑन, यस और नो, जल्दी बताओ, कम ऑन, यस और नो, जल्दी बोलो। आंसर इज यस, यस एंड यस। ऑडिटर को भाई साहब ये बात जरूर कंसिडर करनी चाहिए, है ना? आ जाइए, तो अब यहीं से शुरुआत है। देखिए, ऑडिटर नीड टू कंसिडर वेयर एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड, दिस विल हेल्प इन डेवलपिंग ओएएस, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अच्छा जी, देन इसके बाद बच्चों इधर देखो, यहां से पढ़ना शुरू करो। फैक्टर्स दैट एन ऑडिटर शुड कंसिडर इन डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट। कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे ये पता लग सकता है कि भाई एंगेजमेंट टीम के एफर्ट कहां लगने वाले हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये स्टार क्वेश्चन है, स्टार डायरेक्ट पूछा जाएगा। वो फैक्टर्स बता दो जो ऑडिटर को ध्यान में रखने चाहिए व्हाइल डायरेक्टिंग दी एंगेजमेंट टीम एफर्ट। तो नंबर 1 चीज क्या है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। अब बच्चों बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, एक इसकी एक्सप्लेनेशन ये बन सकती है कि जहां वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होगी वहां पे एंगेजमेंट टीम एफर्ट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। एक तो ये हो गया, और एक बच्चों जरा मेरे साथ जुड़ना बहुत ध्यान से। इस वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन से आपके एफर्ट्स की डायरेक्शन भी डिसाइड हो सकती है। मैं स्लो हो गया हूं, ध्यान से सुनिएगा। इस वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन से एफर्ट ज्यादा लगेंगे तो समझ आ रहा है। डायरेक्शन मतलब भाई अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है और सारी ट्रांजैक्शन एक जैसी है, सही सही बोलना, दिल ना तोड़ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, सारी ट्रांजैक्शन एक जैसी है, आप आईसी को टेस्ट करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? ऐसे केस में दिमाग लगाओ अपना ऑडिटर वाला, आईसी को टेस्ट करना चाहोगे कि नहीं? मैं कह रहा हूं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, आप आईसी को टेस्ट करना चाहोगे कि नहीं? जवाब है हाँ। क्यों बच्चों? लॉजिकली सोचते हैं, ये अब रटने वाली बात नहीं है। जवाब हाँ क्यों है भाई? अगर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस है, आप आईसी को टेस्ट कर लो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है इन ट्रांजैक्शन पे जो इंटरनल कंट्रोल लगता है। अगर आईसी सही निकला तो भाई साहब आपका कॉन्फिडेंस मुझे बताइए इन ट्रांजैक्शंस पे बढ़ेगा या कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आप सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या करेंगे? कम करेंगे। ऑब्वियसली हम सैंपल ही उठाएंगे, हम सारी ट्रांजैक्शन तो चेक वैसे भी नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो आप देख रहे हो कि भाई एंगेजमेंट टीम एफर्ट की दो बातें, एक तो कहां पे ज्यादा एफर्ट लगना है, किस डायरेक्शन में एफर्ट लगना है, राइट? तो सबसे पहली बात इसको ऐसे समझो, ईटी एंगेजमेंट टीम एफर्ट। ऑडिटर को ये पता लगाना है कि एंगेजमेंट टीम एफर्ट कहां लगना है ज्यादा, इससे स्ट्रेटजी पे इंपैक्ट आ सकता है। चलो अब हम फैक्टर्स बताते हैं, कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं एंगेजमेंट टीम एफर्ट कितना लगना है और किस डायरेक्शन में लगना है। पहला है बच्चों क्या? कम ऑन टेल मी। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन से आपको यह भी पता चलता है कि आईसी भी आपको रिलायंस के लिए जाना है या नहीं जाना है। दूसरा बच्चों, ये तो बहुत आसान, तीनों बहुत आसान है, तीनों। सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री डेवलपमेंट अगर हुई है तो वहां पे एंगेजमेंट टीम एफर्ट ज्यादा लगेगा। जैसे कि अगर ध्यान सुनिए, जैसे कि किसी इंडस्ट्री के रेगुलेशन चेंज हुए, मैं फोर्थ में भी यही एग्जांपल दूंगा, अभी भी यही एग्जांपल दे रहा हूं। ऑनलाइन गेमिंग वालों की लग गई कि नहीं लग गई इस साल? क्रिप्टो वालों की लग गई कि नहीं लग गई इस साल? लॉटरी नहीं बेटा, वॉट लग गई, ठीक है ना? कम ऑन, बोल दो हाँ के ना। तो अब आप मेरी बात को समझो। अब आप किसी ऐसी कंपनी के ऑडिटर हो जो ऑनलाइन गेमिंग में है, जो क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में डील करती है, क्या आपके टीम के सिग्निफिकेंट एफर्ट उस तरफ जाएंगे नहीं कि भाई ये नए लॉ से कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? कम ऑन, यस और नो, गिव मी अ यस और नो। आंसर इज यस। एकदम एकदम बच्चों यूनानिमस रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं हम लोग यस बोल के, समझ आ रहा है ना आपको? तो एंगेजमेंट टीम एफर्ट किस किस बात पे डिपेंड करते हैं? नंबर 1 वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, नंबर 2 सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री में कुछ डेवलपमेंट हुई है, नंबर 3 अगर एफआरएफ में कुछ चेंज हुआ, सोचो नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेके, क्या आपका एंगेजमेंट टीम एफर्ट उस तरफ बढ़ जाएगा? यस और नो, कम ऑन। बहुत बढ़िया, यही पार्टिसिपेशन चाहिए बच्चों मुझे। चैट आज आपकी मैंने यहां पे रखी हुई है। अच्छा, आखिरी पॉइंट, अदर सिग्निफिकेंट रेलेवेंट डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल लीगल एनवायरनमेंट चेंज हो गया। मैंने आपको फिर से वो एग्जांपल देना है, लीगल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, ऑनलाइन गेमिंग, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह का लीगल एनवायरनमेंट बिल्कुल ही एकदम से मोदी जी ने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। एंगेजमेंट टीम एफर्ट वहां पे जाना चाहिए, यस और नो? यस, है ना? एक बच्चा पूछ रहा है सर हमें तो पता ही नहीं चला ये कब हुआ। भाई तुम फिर कहीं और रह रहे हो, नलायक। तुम पता कहां रह रहे हो? एसओआई में, सोशल मीडिया ऑक्यूपाइड इंडिया में रह रहे हो बेटा। फिर तुम स्नैपचैट ऑक्यूपाइड इंडिया में। प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज बेटा मेरी बात को फिर समझिए, बहुत आसान है ये और डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। फैक्टर्स दैट एन ऑडिटर शुड कंसीडर इन डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम एफर्ट। फिर मत बोलना कह रहे हमने तो पढ़ा नहीं था, पढ़ा भी है, एग्जाम्पल भी दिए और रटवा भी रहा हूं। 4 बातें याद रखनी है। नंबर 1 सबसे पहला फैक्टर कौन सा? वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। ऐसे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। फिर तो चेंज है बच्चों, चेंज इन इंडस्ट्री, चेंज इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड चेंज इन अदर रेगुलेटरी, आप बोल सकते हैं अदर डेवलपमेंट्स, या फिर और चेंज इन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी एप्लीकेशंस। दैट्स इट। ओके, डन डन, दैट्स इट, फिनिश। सर सेकंड और फोर्थ में क्या डिफरेंस है? बेटा मैंने पहले ही बोला था मैं दोनों में एक ही एग्जांपल दूंगा। हो सकता है कि और भी कुछ रिलेटेड लॉज हो उसमें चेंज आ जाए। जैसे कि आप ये समझो, ये तो डायरेक्टली आपने ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक एक्ट बना दी, यहाँ पे आप जीएसटी के इंपैक्ट डाल रहे हो ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, या आप इनकम टैक्स का इंपैक्ट डाल रहे हो ऑनलाइन गेमिंग के अंदर, तो आप इस तरह से उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डन, लीजिए, इजी बच्चों, इजी। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, सर ईटीई और ऑडिटर जजमेंट का क्या रिलेशन है? अरे मेरी बात को सुनो बच्चे, भाई मेरी जजमेंट से ही तो मैं डिसाइड करूंगा कि इस एरिया में ईटीई ज्यादा चाहिए, है ना? ओके, अब प्रेम जी क्या कह रहे हैं, सर यहाँ पे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आएगा या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आएगा? ओ बेटा जी कुछ भी लिख लो, एक कोई गल है, एटलीस्ट यहां के लिए तो एक ही बात है। आ जाओ, हाँ जी, चले आगे। एक बच्चे ने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, कहता है ईटी की फुल फॉर्म बता दो। अरे भाई साहब पूरी रामायण खत्म कर दी हमने, और आप बता रहे हो कि भैया जो रावण था वो तो राम जी का छोटा भाई था। कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग भाई। एंगेजमेंट टीम एफर्ट। ओके, एक बच्चा कह रहा है सर चैट मत बंद करना, एंटरटेनमेंट की कमी लगती है। देख रहे हो, ख्वाहिशें देखो कैसी कैसी है। हाँ जी, क्या बच्चों हमने तीनों की तीनों चीजें कवर कर ली? सीएस, आरओ, ईटी। एक बार रिवाइज कर लें। सीएस में आप लोग क्या एग्जांपल्स देके आएंगे? एएफआरएफ, बिजनेस सेगमेंट, इंडस्ट्री एंड यूज ऑफ प्रीवियस ऑडिट एविडेंस। ठीक है ना? कम ऑन, फिर से एक बार बच्चों, फिर से सीएस में क्या क्या बोलोगे? सबसे पहले क्या समझते हैं? एफआरएफ, फिर क्या समझते हैं? बिजनेस, फिर क्या समझते हैं? इंडस्ट्री, फिर पुराने पाप, प्रीवियस ऑडिट एविडेंस। अच्छा, फिर बच्चों आरओ में एग्जांपल दो। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली हम लोग क्यों डिटरमाइन करते हैं, इंश्योर करते हैं, ताकि हम लोग टाइमिंग और कम्युनिकेशन को प्लान कर पाए। तो अब टाइमिंग और कम्युनिकेशन पे किस किस चीज का हमें ध्यान रखना है? नंबर 1, भैया एंटिटी से पूछ लो तुम्हारी टाइमिंग क्या रहने वाली है रिपोर्टिंग की, उनके साथ मीटिंग करो, उन्हें टाइम एंड टाइप बता दो, याद है ना, उन्हें टाइम एंड टाइप बता दो। फिर उसके बाद हम लोग उन्हें अपडेट देते रहेंगे, और अपने वालों से कैसे कम्युनिकेट करना है वो भी हमें जो है वो कंसिडर कर लेना चाहिए व्हाइल डिसाइडिंग द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। लीजिए, फिर उसके बाद बच्चों आता है ईटी। ईटी तो सबसे आसान है, वॉल्यूम, फिर तो चेंज इन लॉ, चेंज इन इंडस्ट्री, हमारे फोर्थ और सेकंड वाले हो गए, और चेंज इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बोल दो, लीजिए बच्चों प्लीज। ओके, अब चलते हैं, हमारे पास आखिरी 2 बचे हैं। याद है फोर्थ वाला कौन सा था? PEAOE। तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी है जो आपने करी, और जो आपके अदर एंगेजमेंट्स में आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी, क्या उसका इंपैक्ट भी ऑडिट स्ट्रेटेजी पे आ सकता है? मुझे बताइए, क्या आप जो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करते हैं, जब भी बच्चों में प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी बोलूं, आपकी एक फाइल ओपन हो जानी चाहिए 220, 220, 210 हो जाती है कि नहीं? कम ऑन, है ना? तो प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई साथ में बच्चों, साथ में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अदर एंगेजमेंट में आई, क्या उसका इंपैक्ट भी हमारी स्ट्रेटेजी पे आता है? बिल्कुल आता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में सिर्फ एक ही है, मोटे तौर पे एक ही है, रिजल्ट ऑफ प्रीवियस ऑडिट, प्रीवियस इवैल्यूएशन ऑफ आईसी, ये उसी के अंदर आ रहा है। आपने पिछले साल ऑडिट किया था, उसके रिजल्ट का इंपैक्ट सोचिए अपनी स्ट्रेटेजी पे। आपने क्या पिछली बार भी आईसी को इवैल्यूएट किया होगा? हाँ किया होगा। उसका इंपैक्ट, उसमें कोई डेफिशिएंसी मिली थी, उनका इंपैक्ट, और आप क्या डेफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए सजेशन दे सकते हैं मैनेजमेंट को? मुझे बता दो जरा एक बार, बेसिक्स याद करके, कम ऑन। तो जो सजेशंस दी थी उन पे एक्शन क्या लिया गया, जो सजेशंस दी थी उन पे बच्चों एक्शन क्या लिया गया? हाँ जी, इससे डरना नहीं है। ये बच्चों मुझे लगता है स्टैंड अलोन एग्जाम में पूछेंगे भी नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। मेरा पहला सवाल, क्या PEAOE फुल फॉर्म पता है? प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी अदर एंगेजमेंट। क्या PEAOE में जो इंफॉर्मेशन मिली है उसका इंपैक्ट स्ट्रेटेजी भी आ सकता है? कम ऑन गाइस, टेल मी, जल्दी से बोलो। आंसर इज यस। एग्जांपल, आपने PEAOE में
ध्यान से बच्चों, आप मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, अपनी कॉम्पिटेंस भी चेक करते हो, उसका भी इंपैक्ट आ सकता है। ये तो एग्जांपल मैंने खुद से दे दिया। दूसरा क्या आ सकता है, आपने जो पिछले साल ऑडिट किया था, पिछले साल आपने जो ऑडिट किया था, क्या उसका इंपैक्ट आपके करंट ऑडिट स्ट्रेटेजी पे आ सकता है? बिल्कुल। पिछले साल आपने आईसी का वैल्यूएशन किया था, उसका इंपैक्ट भी आ सकता है। और मैं कह रहा हूं इन्होंने नहीं लिखा। अगर आप एंटिटी के साथ किसी अदर एंगेजमेंट भी थे, मैंने पढ़ाते समय एग्जांपल भी दिया था आपको, मैंने आपको पढ़ाते समय एग्जांपल भी दिया था, याद करो। मैं एंटिटी का टैक्स का केस लड़ रहा था, क्या उस टाइम, वेरी गुड राधिका, क्या उस टाइम, वेरी गुड यश, तार्किक, बहुत बढ़िया, उस समय मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी, क्या मैं उसका उपयोग कर सकता हूं अपनी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए? कम ऑन, यस और नो? यस, बिल्कुल कर सकता हूं सर। लीजिए। और लास्ट में तो बच्चों कुछ है ही नहीं, आखिरी हमारे पास था एनईटी ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि भाई यहां में वो फैक्टर, पहली बात तो एनईटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर विच कैन इन्फ्लुएंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। इट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर एंड इट इन्फ्लुएंस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। और एनईटी ऑफ रिसोर्सेज पे तो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ है बच्चों। नेचर, कैसे लोग चाहिए, एक्सपीरियंस्ड या फिर फ्रेशर्स, एक्सटेंट, कितने लोग चाहिए, टाइमिंग की कट ऑफ डेट पे या इंटरिम डेट पे, एंड मैनेजमेंट, इनका डीएसआर कैसे होने वाला है, ब्रीफिंग डीब्रीफिंग कैसे होगी, रिव्यूज कैसे होंगे। याद आती है बातें? तो आप सारी बातें इसके अंदर लिख के आ सकते हैं अगर ये आपसे पूछ लें तो। डन बच्चों? देखो थोड़ा सा एफर्ट लगाया हमने मिलके और लगभग 26 मिनट में हमने भाई सब कवर कर लिया। मुझसे आप इंपॉर्टेंट पूछना चाहते हो तो मैं वो भी बता देता हूं। एक सीएस इंपॉर्टेंट है, एक आरओ इंपॉर्टेंट है और बेटा एक ईटीई इंपॉर्टेंट है। इनमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम्स में। मैं एक बार आपको रिवीजन भी कराना चाहूंगा अच्छे से। करेंगे मेरे साथ रिवीजन? आ जाइए। सबसे पहले आप एक बड़ी स्कीम समझिए। स्ट्रैटेजी बनानी थी, स्ट्रैटेजी बनाते समय कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करते हैं? 5 फैक्टर कंसीडर करते हैं। आई होप ये अब हर बच्चे को याद है। कम ऑन बोलिए। सीएस, आरओ, ईटीई, पीईएओई एंड एनईटी ऑफ रिसोर्सेज। और बच्चों देखो, कोई मेमोरी टेक्निक यूज नहीं करी है, सिंपल मैंने न्यूमोनिक्स बनाए हैं, बट मैंने आपको पावर ऑफ रिपीटिशन दिखाई है। अगर कोई बच्चा मेरे साथ शुरू से बोल रहा है, आई एम श्योर अब वो भूलेगा नहीं इसको। और अभी तो मैं और कितनी बार रिवीजन कराने वाला हूं। हाँ जी, सीएस, आरओ, ईटीई, पीएओई एंड लास्ट में आता था हमारे पास कौन सा? एनईटी ऑफ रिसोर्सेज। अब आईसीआई ने बोला कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आग लगा दूंगा इसके अंदर से क्वेश्चन पूछ कर। हमने कहा हम फायर ब्रिगेड बुला के लाएंगे, और हमने फायर ब्रिगेड बच्चों आज बुला ली। सीएस में क्या होता है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप। एग्जांपल्स दो जिनको जान के आप लोग कैरेक्टरिस्टिक एंड स्कोप समझ सकते हो कि एंगेजमेंट का। पूछ लो हमसे, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले एफआरएफ, फिर उनका बिजनेस, फिर उनकी इंडस्ट्री, और आखिरी में प्रीवियस ऑडिट में आपके पास जो एविडेंस आए थे। भारत माता की जय। आई होप कोई बच्चा इसको नहीं भूलेगा। राइट, सीएस हो गया। आरओ बच्चों, आरओ क्या होता है? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ऑडिटर को बोला गया, ऑडिटर तुम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव असर्टेन करो ताकि आप अपने ऑडिट की टाइमिंग और अपने कम्युनिकेशन को अच्छे से प्लान कर पाओ। हमने बोला बिल्कुल कर लेंगे। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि एग्जांपल्स दो, क्या करना, क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए ऑडिटर को ताकि वो अपनी रिपोर्टिंग की टाइमिंग और कम्युनिकेशन के नेचर को प्लान कर पाए। हमने बोला लो अभी बताते हैं। सबसे पहले उनसे ही पूछ लो क्या तुम्हारा टाइम टेबल क्या है, फिर उनसे मीटिंग कर लो स्कोप और टाइमिंग डिस्कस करने के लिए, फिर अपने टाइप एंड टाइम बता दो। कम ऑन, अपना टाइप एंड टाइम बता दो। फिर ऑडिट चल रहा है तो अपडेट देते रहेंगे। और आखिरी में बच्चों हम लोग क्या करेंगे? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लास्ट में हम लोग बोलेंगे भैया बात ऐसी है कि अब हम अपनी इंटरनल भी तो प्लानिंग कर लें कि कैसे जो है हमारी ऑडिट टीम जो है कम्युनिकेट करेगी और कैसे जो है कब का हम लोग जो है मीटिंग करेंगे और रिव्यू करेंगे काम को। खत्म बात। तो मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते तीसरी चौथी बार रिवीजन करा रहा हूं मैं तुम्हारे को। तीसरा बच्चों और भी आसान, ईटीई, एंगेजमेंट टीम एफर्ट। क्या एंगेजमेंट टीम एफर्ट कहां डायरेक्ट करना है, इसका इंपैक्ट स्ट्रैटेजी पे आएगा, इससे स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन डिसाइड होती है। हाँ, अब वो फैक्टर्स बताओ जिनका इंपैक्ट इस बात पे आता है कि एंगेजमेंट टीम एफर्ट कहां लगने हैं। 4 बातें हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, फिर तो कुछ है ही नहीं, इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स, एफआरएफ चेंजेस एंड अदर लीगल एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट। डन। उसके बाद तो बच्चों कुछ बचता ही नहीं है अपने पास। कंसिडर पीएओई। पीएओई हमें पता है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी 220, 220, 210। ओई अदर एंगेजमेंट, लेकिन आईसीए ने कोई खासा एग्जांपल इसके अंदर दिया नहीं है। आईसीए बोलता है जी एक काम करना, आप प्रीवियस ऑडिट के रिजल्ट्स को चेक कर लेना, उसका क्या इंपैक्ट आ रहा है। साथ साथ में आपने जो पहले इवैल्यूएशन करा था आईसी का, आपको जो उसमें डेफिशिएंसीज मिली थी, आपने जो रिपोर्ट करी थी उसके जो एक्शंस हुए थे, इन सब का इंपैक्ट भी आप लोग देख सकते हो। डन।
और लास्ट में तो बच्चों कुछ बोला ही नहीं, एनईटी ऑफ रिसोर्सेज में कुछ है ही नहीं, बस ये बोल दिया कि भाई सिग्निफिकेंट फैक्टर है, इट इन्फ्लुएंसेस द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। एक्सपीरियंस टीम मेंबर जनरली कहां पे चाहिए होते हैं, जहां पे रोम क्या होता है, हाई होता है। क्या बोलती पब्लिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेटा? द एक्स्ट्रा इज द डिफरेंस, दीज एक्स्ट्रा 30 मिनट्स विल मेक अ डिफरेंस। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत लोगों को देख के मोटिवेट होते हैं, जैसे कि खासकर में इंडिया में क्रिकेट को लेके सचिन तेंदुलकर जी का नाम तो सबने सुना होगा, है ना, सर सचिन तेंदुलकर। भाई साहब शेन वॉन, लेट शेन वॉन एक ग्रेटेस्ट लेग स्पिनर बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया के। सचिन और शेन वॉन की बहुत ज्यादा राइवलरी बना रखी थी लोगों ने, जैसे हो जाता है ना किसी किसी बैट्समैन और बॉलर के बीच में, जैसे सहवाग और शोएब अख्तर, राइट। तो एक बार इनका मैच था बैंगलोर में, सचिन साहब का मैच था बैंगलोर में, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का मैच था, और बहुत ज्यादा उस समय राइवलरी पीक पे चल रही थी कि भाई शेन वॉन को देखना, शेन वॉन आउट कर देगा सचिन को या सचिन सिक्सर्स मारेगा शेन वॉन की बॉल पे। सचिन भाई साहब पहुंच गए बैंगलोर में पहले ही, और वहां जाके सारे बैंगलोर के लेग स्पिनर्स को बुला लिया, आ जाओ। और जो बॉल शेन वॉन की फेवरेट थी वही करवाते रहे, सुबह से लेकर शाम तक वही प्रैक्टिस करते थे। और फिर जब मैच में शेन वॉन ने वो बॉल डाली तो लगा सिक्सर। क्या सीखे बच्चों? प्रैक्टिस, रिपीटिशन, हार्ड वर्क। इसका कोई सब्स्टिट्यूट होता तो मैं बेचता, मैं सच बता रहा हूं मैं बेचता, लेकिन है नहीं। एक्स्ट्रा एफर्ट का कोई अगर सब्स्टिट्यूट होता तो मैं बेचता बेटा, लेकिन है नहीं। आप सब क्या कहते हो ना, आज की जनरेशन पता कैसी हो गई है, मैं आपसे थोड़ा सा पुराना हूं, मैडम साहब हम सबसे थोड़े से पुराने हैं, लेकिन आज की जनरेशन आप लोग कैसे हो गए, आई वॉन्ट टू गो टू हेवन बट आई डोंट वॉन्ट टू डाई। और पंजाबी में एक कहावत है कि आप न मरिए तो स्वर्ग न जाए। मतलब अगर आपको स्वर्ग में जाना है तो आपको जो, अब इसको लिटरली मत ले लेना, इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन मत करने लग जाना। यहां पे ये है कि अगर आपका स्वर्ग है बच्चों पास होना, आपका स्वर्ग है अपने करियर में आगे बढ़ना, और उसके लिए मरना है, एफर्ट करना। तो एफर्ट करिए बच्चों, मुझसे आप कुछ सीख सकते हो ना। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं तो सच बताऊं, दिल से एक बात बोलता हूं, मैं आपको आपके रिजल्ट पे जज नहीं करूंगा, मुझे आईसीए पे कम विश्वास है, मैं आपको आपके एफर्ट्स पे जज करने वाला हूं। अगर आप एफर्ट्स मीडियोकर करोगे तो भाई मैं नाराज हूं आपसे। आपके एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए, एक टॉपिक बचा है, नींद बहुत ज्यादा आ रही है, अब दो तरह के बच्चे होंगे, अबे छोड़ना कल कर लूंगा, और एक होगा कि नहीं मैं आज ही फोड़ के जाऊंगा, टॉपिक कंप्लीट होगा, आज ही होगा। वहां पे पता चलता है कि कौन एफर्ट कर रहा है। बोलो हाँ के ना, कम ऑन, है ना। तो बच्चों ये अपने अंदर आपको लेके आना पड़ेगा, ये आपको पैशन अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। कोई भी चीज, सीए नहीं, कोई भी कोर्स बच्चों बिना पैशन के नहीं हो पाएगा, कोई भी अच्छी चीज दुनिया में बिना पैशन बिना हार्डवर्क के नहीं हो पाई है, फिर मीडियोकर चीजें होती है। सीख लो टैली, बन जाओ अकाउंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है। लगाना है चार्टेड तो भाई साहब करनी पड़ेगी मेहनत बहुत ज्यादा। आओ एनीवेज, चलिए, तो ये हमारा बच्चों एक एक्स्ट्रा एफर्ट भी हो गया कंप्लीट। आ जाओ अब चलते हैं आगे, और आगे चल के बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे बच्चों बहुत ही कमाल की चीज, और वो है आपके इस पूरे चैप्टर की रिवीजन। अब देखो यहां पे भी मैं आपको दिखा दूं रिवीजन, बंद करो वीडियो, चलो घर अपने अपने। ये है बच्चों एटीट्यूड, ये है वो एटीट्यूड जिसकी बात कर रहा हूं, कुछ रुकेंगे कुछ जाएंगे, है ना। आ जाओ शुरू करें रिवीजन, जल्दी बोलो। लो भाई लो, रिकॉर्डिंग वालों अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग प्ले करो, लाइव वालों के साथ में यही बना हुआ।